एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग देखने वाले कि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको गिवन है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, केवल मॉलिक्यूलर वेट गिवन है और आपको यूवी, आईआर, एनएमआर ये तीनों डाटा से आपको अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करोगे। ठीक है, सिंपली आपको जरूरी नहीं तीनों डाटा दे, सिंपली एनएमआर का डाटा दे सकता है, सिंपली आईआर का दे सकता है। अगर सिंपल एनएमआर का डाटा दिया हुआ, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एनएमआर की प्लेलिस्ट में जाके देखना है, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन बाय द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपली अगर आईआर का दिया हुआ है तो भी मैंने आपको उसका अलग से वीडियो बना रखा है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करके। यूवी का आपको सिंपली अकेले डाटा नहीं देगा, यूवी का नहीं देगा अकेले, या तो आईआर का देगा या एनएमआर का देगा, ठीक है, या फिर तीनों को मिक्स करेगा, या फिर यूवी आईआर दोनों का दे सकता है, या आईआर एनएमआर दोनों का दे सकता है। इस तरह से आपको देगा। मॉलिक्यूलर वेट भी दे सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, पहली बात याद, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पता चल जाता है तो आधा काम हमारा वहां से हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, केवल मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। जैसे मैं बहुत ही पहला एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट ले रही हूँ ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए समझने में। फिर सिंपल से फिर थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। 28 आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो आप किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे उसका, तो आप क्या करोगे, 13 से डिवाइड करोगे इसको। किसे 13 से इसको डिवाइड करोगे, 13 2 जा 26, कितना बच गया 2। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपके नंबर ऑफ कार्बन है C2, नंबर ऑफ कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन ये होता है, ठीक है क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ ये और ये दोनों मिला के नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। 2 + 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन C2H4। कितना हो गया C2H4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को जितना मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ आप इसको 13 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो हमारा निकल के आ गया C2H4। ये नंबर ऑफ कार्बन होता है, ये नंबर ऑफ ये और ये मिला करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। C2H4 मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया है। अब यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन पूरे यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन निकल जाते हैं हमारे, तो यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन काउंट करना जरूरी है। देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, दे रखे ना 4 हाइड्रोजन। एक ही पीक है इसका 4 हाइड्रोजन दे रखा है, यानी कि मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक निकल के आया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इसके आगे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। चलिए यहां से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया है। मैंने देखिए यहाँ पीक्स लिख रखी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की पीक्स हैं ये, ठीक है, जो मैंने लर्न करवाई हुई है आपको। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट में जाना अगर आपको पीक याद नहीं है तो। ये मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की पीक्स लिखी हुई है और आपको बकायदा ट्रिक्स बताई है इसको लर्न करने की। एनएमआर की प्लेलिस्ट में जाके देखना। ये जो मैंने ट्रिक्स है, वो जो पीक्स है वो मैंने याद, ये जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो मैंने याद करवाई हुई है आप लोग को ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। और ये मैंने यूवी की आपको अब तक नहीं समझाई थी। यूवी की पीक्स हैं एक तरह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होगा 150 to 200 nm पर आएगा। अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जानते हो ना, जहां पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, जहां पे एन का मतलब है लोन पेयर, जहां पे लोन पेयर भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है। उसकी जो पीक आएगी 200 to 250 के बीच 50-50 का गैप है। 150 से 200, 200 से 250, फिर 200 से 300, 300 से ऊपर, याद हो जाएगा। पाई टू पाई स्टार 200 से 300 और एन टू पाई स्टार अबव 300, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा 150 से 200, 200 से 250, ठीक है, फिर 200 से वापस 300, 300 से ऊपर। ये आपकी पीक्स है यूवी की। बस ये काम हो जाएगा, आपको 4 पीक्स याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि आपको अपसाइलन वैल्यू भी दी हुई होती है। अपसाइलन यहाँ ये दी हुई, ठीक है। अपसाइलन वैल्यू 15,000 है। अपसाइलन वैल्यू दी हुई होती है आपको। तो अपसाइलन वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, दो चीजें हो सकती है। अपसाइलन वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 100, 150, 60, 65 इस तरह से, और ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे ज्यादा दी हुई है, तो अगर अपसाइलन वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ट्रांजिशन सेम सिमेट्री के अंदर हो रहा है। सेम सिमेट्री का मतलब जैसे पाई टू पाई स्टार में हो रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में हो रहा है। और अगर अपसाइलन वैल्यू कम है, ठीक है, 100, 150, 60 या जो भी है, तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन है वो सेम सिमेट्री के अंदर नहीं हो रहा है, यानी कि या तो n2 सिग्मा स्टार होगा या n2 पाई स्टार। जब यहाँ पे सेम सिमेट्री है, पाई से पाई में जा रहा है, यहाँ सिग्मा से सिग्मा में जा रहा है, मतलब सेम सिमेट्री है। और ये सेम सिमेट्री नहीं है, n से सिग्मा में जा रहा है, n से पाई में। तो जब इस तरह के ट्रांजिशन होंगे तो आपकी क्या होगी, पीक्स कम आएगी, मतलब पीक्स नहीं, एप्सिलॉन वैल्यू कम आएगी। और इस तरह के ट्रांजिशन होंगे सेम सिमेट्री वाले, उसमें एप्सिलॉन वैल्यू ज्यादा आएगी आपकी, ठीक है। वहां से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। और देखिए एक चीज और, ये मैंने बेंजीन लिखी है, बेंजीन का जो बी बैंड है उसकी एप्सिलॉन वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको
साइड वैल्यू कम दे तो आप समझ जाना वहां पे वी बैंड भी हो सकता है, बेंजीन के लिए मतलब बेंजीन हो सकती है वहां पर, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको याद करवाई कि मैंने लिखा हुआ है बिलो 0.5 से कम साइक्लोप्रोपेन की होती है, 0.5 to 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, 2 to 5 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जब हेलोजन एटम जुड़े हुए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए, 5 to 8 ये मैंने याद करवा दिया था आपको ढंग से, 5 to 8 इसमें दो तरीके से हो सकता है, 5 to 7 तो सिंपल sp2 कार्बन हो और 7 to 8 sp2 कार्बन बेंजीन का हो, फिर 8 to 10 एल्डिहाइड, 10 to 12 कार्बोक्सिलिक एसिड और इनोल की 14 to 18, अल्कोहल होगा तो 1 to 5 होगा, फिनॉल होगा तो 5 to 12 होगा। मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसमें टाइम खराब कर दूंगी तो। और 2 से 3 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, 2 से 3 यही लिख लेना चाहो तो 2 से 3 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने देखो ये ट्रिक्स में नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम खराब हो जाएगा। C2H4 मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आया है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करोगे C2H4 का, कैसे पता चलेगा, ये तो मैंने बहुत ही सिंपल दिया है तो आप लोग को आराम से हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आता है उसका डीबी निकालो, डीबी का मैंने अलग पूरा वीडियो बनाया हुआ है। डीबी का मतलब ये डीबी निकालने से मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई रिंग है या सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो डीबी अगर निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम 2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4/2 प्लस 1 करते हैं, 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी डीवी कितना है इसका 1, डीवी 1 आया इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड है इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो चलो मुझे ये भी पता चल गया कि कितना पाई बॉन्ड है इसके अंदर, 1 पाई बॉन्ड है। अब ये तो बहुत ही इजी दिया था मैंने, आराम से आपको C2H4 देखते समझ आ रहा होगा, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और C2H4 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना ऑब्वियस है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर रही है, ये हो सकता है। अब ये पक्का है कि नहीं, ये आगे अपने जो ये दिए हुए डाटा जिनसे पता कर लेंगे, ठीक है। ये हो सकता है, दिमाग में क्या है कि ये हो सकता है, ठीक है ना। यूवी की वैल्यू 190 nm दी है, यूवी की वैल्यू कितनी दी है 190 nm। अब 190 nm चेक करो इसके अंदर, ठीक है। 150 से 200 में तो आ नहीं रहा बिल्कुल भी, ये 200 से 250 और 200 से 300 दोनों के बीच में मतलब ये वैल्यू लग रही है। यहाँ 190 nm ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों की बात है। 200 से 250 में भी आ सकता है, 200 से 300 में भी आ सकता है 190 nm। तो ध्यान दो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी दी है 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स। 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या है कि सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन नहीं होगा। एप्सिलॉन वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन यानी n2 पाई स्टार नहीं होगा, सॉरी n2 सिग्मा स्टार नहीं होगा, क्या होगा केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। यानी कि ये किसके लिए, हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, यानी कि कंफर्म हो गया कि एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए IR की वैल्यू दी हुई है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट वैल्यू वहां पर लिखवाई थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है IR की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करना अगर आपको नहीं याद है। 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग डबल बॉन्ड sp2 वाला कार्बन है, उसकी CH स्ट्रेचिंग कितनी होती है 3000 to 3150 nm सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी। तो मुझे क्या दी हुई 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये वाली इसके बीच में वैल्यू कर रही है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग है। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड CH मेरे पास है यहाँ पर, यानी कि कंफर्म हो रहा है, मेरा धीरे धीरे कंफर्म हो रहा है कि यही मॉलिक्यूल है। डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग, डबल बॉन्ड CH स्ट्रेच की वैल्यू दी है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर इसके बीच में लाई कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है 3000 to 3150 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड कंफर्म हो गया। अब NMR की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कहा है कि सिंगलेट आया 4 हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन। अगर आप इसको चेक करोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एक बार लिख लो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख लेते हैं कि ये कंफर्म है कि नहीं। देखिए पहली चीज तो एक ही सिग्नल आ रहा है, एक ही सिग्नल आ रहा है, मतलब सारे के सारे कार्बन एक जैसे, सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे। एक सिग्नल आ रहा है मतलब एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली ये एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो क्या होगी, कोई किसी से क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट, तो इंटरेक्शन नहीं होगी, यानी कि मल्टीप्लिसिटी नहीं आएगी उसकी, केवल सिग्नल, इसका भी सिंगलेट रहेगा, इसका भी सिंगलेट रहेगा, मतलब दोनों का एक ही सिग्नल आएगा जो कि किस पर आएगा, सिंगलेट, इस तरह से, ठीक है ना। मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी इसके अंदर, n+1 फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन एक
डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन में लगता है मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला, सारे के सारे एक जैसे, मतलब क्या आएगा, सिंगलेट आएगा। 4 हाइड्रोजन से 2 और 2 ये 4 हाइड्रोजन एक जैसे, तो 4 हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, एक डेल वैल्यू ऑफ 5.1 ppm, 5.1 ppm। देखो 5.1 ppm किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 to 8 के बीच में। 5 to 8 में दो तरीके के, 5 to 7, 7 to 8। 5 to 7 होगा तो सिंपल sp2 कार्बन होगा, और 7 to 8 के बीच में आएगा तो sp2 किसका होगा, बेंजीन वाला होगा। तो 5 to 7 के बीच में आ रहा है, यानी कि सिंपल sp2 कार्बन है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हमारी मैच कर रही हैं इस वाले मॉलिक्यूल से, यानी कि हमारा 101% मॉलिक्यूल कौन सा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये थोड़ा बहुत ही सिंपल एग्जांपल। अब हम लोग थोड़ा टफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो इसका, 30 से डिवाइड करो इसका, 8 टाइम्स आएगा 104, ठीक है 12, क्लियर। यानी कि कार्बन कितने, क्वेश्चन सी 8 प्लस 12 कितना आया, हाइड्रोजन 20, क्लियर। यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस वाले तरीके से निकाल के देखें तो C8H20 आया। अब हाइड्रोजन चेक कर लो, मैंने पहले आपको बताया था हाइड्रोजन आप लोग चेक कर लेना एक बार, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 देन 8 हाइड्रोजन है टोटल, लेकिन यहां कितने निकल के आए हैं, 20, यानी कि नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इंसर्ट करके देखते हैं। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, आपको तरीका बता रही हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन को इंसर्ट करें तो आपको 16 मॉलिक्यूलर वेट वाला इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें इंसर्ट करना चाह रही हूँ ऑक्सीजन, तो आपको 16 मॉलिक्यूलर वेट वाला कुछ इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन को हटा देती हूँ तो 16 हाइड्रोजन हटा देती हूँ तो मेरे पास कितने बचते हैं, H4, C8H4O बचता है, लेकिन मेरे तो टोटल हाइड्रोजन कितने, 8, यानी कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो C सबसे सिंपलेस्ट ये कि CH4 कार्बन का होता है 12, H का होता है 16, 4, तो क्या हो गया 16। जब भी आपको O इंसर्ट करना पड़े आप CH4 को हटा दो, CH4 को हटाओगे तो 16 बाहर चला गया, एक ऑक्सीजन आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको N को अंदर करना है, N को अंदर लेके जाना है, तो आप 14 मॉलिक्यूलर वेट वाला कुछ हटा सकते हो। 14 मॉलिक्यूलर वेट वाला CH2 कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, कितना हो गया 14। अगर आपको नाइट्रोजन इंसर्ट करवाना है, इसके अंदर एंटर करवाना है, तो CH2 हटा दो, ऑक्सीजन इंसर्ट करवाना है तो CH4 हटा दो। तो मैं CH4 हटाकर देखती हूँ ऑक्सीजन इंसर्ट करवा के मेरा बैठ रहा है क्या, C8H20, इसमें से मैं CH4 को हटा रही हूँ और एक ऑक्सीजन इसमें लगा रही हूँ। ये देखिए कितना बचा, C8 में से 1 गया तो C7, 20 में से 4 गए तो C16O। अब भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे तो केवल कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, मेरे पास 16 आ रहा है। एक और इंसर्ट करके देखो, एक ऑक्सीजन और इंसर्ट करो और एक CH4 को हटाओ, क्योंकि 16 मॉलिक्यूलर वेट है ना दोनों का, इसलिए चलो इसको लिखने की नीड नहीं है। देखिए कितना बना, C6 रह गया, ये C7 में से 1 गया C6 और 16 में से 4 गया तो C12 और O2 2 हो गए। अभी नहीं बैठ रहा क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, तो फिर वापस से एक और CH4 को हटाओ और ऑक्सीजन को इसके अंदर जोड़ो। क्लियर हो गई बात, तो कितना हो गया, C5 रह गया यहाँ पर मेरा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन और गया, 12 में से 4 हाइड्रोजन और गए तो C5H8 रह गया और O कितना हो गया, O3। तो मेरा हाइड्रोजन कंफर्म हो गया क्या, H8 बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आएगा, C5H8O3। आप नाइट्रोजन को भी इसे इंसर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा आंसर तो, पर मेरा आ गया तो मुझे नाइट्रोजन को इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। C5H8O3, तो मेरा क्या निकल के आया, C5H8O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलकर आया है यहां से। क्लियर होगी बात, ठीक है। यानी कि 3 ऑक्सीजन और कार्बन 5 है, हाइड्रोजन तो है ही 8, यहां से पता चल गया। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग यूवी की वैल्यू देखते हैं। यूवी का कितना हमें डाटा दिया हुआ है, 283 nm। 283 nm देखो ये 300 के आसपास है, 300 के आसपास है 283, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, क्योंकि 300 के आसपास ये दोनों आ रहे हैं। लेकिन आप लोग को वैल्यू दी हुई है आपको एप्सिलॉन मैक्स की। एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू आपको दी हुई 22, बहुत कम वैल्यू। मैंने आपको समझा दिया, अगर
x की वैल्यू कम है, इसका मतलब आप समझ जाना कि वहां पर सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा, पाई टू पाई स्टार नहीं होगा, क्या होगा, n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, क्या होगा, n टू पाई स्टार, यानी कि यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, n टू पाई स्टार। मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया, n टू पाई स्टार निकल के आ गया कि एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है। n टू पाई स्टार को पता है किसमें होता है, जनरली सी डबल बॉन्ड दोनों होता है n टू पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भी है, n भी है, n मतलब लोन पेयर, n का मतलब लोन पेयर, और पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो कौन सा ट्रांजिशन हो जाता है, n टू पाई स्टार, कार्बन एंड मतलब CO ग्रुप है वहां पे, और वैसे भी दिख ही रहा है मुझे 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है। चलिए अब मेरे को ये निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैं इसका डीबी निकाल सकती हूँ, मैं ये पता कर सकती हूँ कितने डबल बॉन्ड है इसके अंदर। चलिए 5 कार्बन 5 है प्लस 8 हाइड्रोजन है बाय 2 सॉरी माइनस प्लस 1, इसका फॉर्मूला मैंने निकालना सिखा रखा है, डीबी वाले वीडियो में जाके देखना आप लोग। यहां मैंने अगर समझाया आपको बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए 5 देन 1 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, डीबी मेरा कितना निकल के आया 2, मींस यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। 3 चीजें मेरी निकल के आई है अब तक, क्या क्या, एक तो मेरा 2 पाई बॉन्ड होंगे इसमें, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा मतलब कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यूवी मैंने देख ही लिया, IR पे चलते हैं। IR की एक पीक दे रखी है 3000 टू 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, आप लोग रट लीजिएगा इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक कितने के बीच में आ रही है 2500 टू 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो आप लोगों का मतलब यहाँ पर एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक क्या है साइड में लिख देती हूँ इधर, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 ऑक्सीजन तो इसी के अंदर आ गए, एक मेरा ये कार्बोनाइल ग्रुप है, हो गए 3 ऑक्सीजन 1 2 3, धीरे धीरे कंफर्म होती जा रही है स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो स्ट्रक्चर हम जो सोच रहे हैं वो कंफर्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो ये है, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 3 ऑक्सीजन हमारे हो गए, मतलब एक C डबल H ग्रुप है इसके अंदर, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, और कंफर्म कर लेंगे और डाटा दिए हुए हैं। एक 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक आई है, ये पीक मैंने अलग से लिख ली है आप लोगों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका अलग से वीडियो बनाया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है ये, 2 पीक और मैंने लिखी नहीं, ठीक है। चलिए 1715 सेंटीमीटर कार्बोनाइल ग्रुप की पीक है ये 1715 सेंटीमीटर, जैसे 17 नाम आता है ना आगे 17, जैसे 17 आता है वैसे ही आप लोग समझ जाना कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 17 दिख जाए कार्बोनाइल ग्रुप को ही एकदम से दिमाग में क्लिक करना आप लोग, ठीक है। चलिए 1715 किसके बीच में आ रही है, कीटोन, 1690 से 1700 एमाइड की है, 1700 से 1720 कीटोन की है, कीटोन यानी कि कीटोन थेरापी, यानी ये ग्रुप कंफर्म हो गया मेरा, कैसा हो गया, यानी कि है ये जो मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला था कि C डबल बॉन्ड हो सकता है, इसके अंदर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिख रहा था मुझे यहाँ पे, तो वो कंफर्म हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप की कंफर्म हो गई, 1715 है ना, 1715 तो इसके बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब कंफर्म है ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंफर्म कर दिया मैंने इस पीक से 2500 से 3000 वाली, है ना, यानी कि कंफर्म है। चलिए अब हमें NMR के डाटा पे चलते हैं और कंफर्म हो जाएगा। चलिए क्या दे रखा है यहाँ पर, सिंगलेट आ रही है 3 हाइड्रोजन से, ये मैंने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल केवल NMR के डाटा दिए हुए उसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के 3 वीडियोस बनाए हुए, आप लोग देख लेना अगर आपको नहीं आता हो जाकर के। CH3 3 हाइड्रोजन है, CH3 है मतलब उसका क्या बनेगा, सिंगलेट बनेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास में, ठीक है। ये वाला लिख दिया मैंने CH3, और इसका क्या आ रहा है, डेल वैल्यू कितनी आ रही है 2.212, ठीक है। नेक्स्ट CH2 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ट्रिपलेट आ रहा है इसका क्या आ रहा है, इसका तो सिंगलेट आ रहा है, सिंगलेट, इसका क्या आ रहा है ट्रिपलेट, यानी कि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है इसके पास में, तभी तो ट्रिपलेट आ रहा है 2+1 ट्रिपलेट, और इसकी कितनी आ रही है 2.6 रेट वाली। एक फिर से वापस से 2 हाइड्रोजन है, उसका भी क्या आ रहा है ट्रिपलेट, यानी कि इसके पास में कितने हाइड्रोजन है 2, इसका भी क्या आ रहा है ट्रिपलेट, और डेल वैल्यू क्या है 2.25। अभी डेल वैल्यू से कोई इतना हमें लेना देना है नहीं, अभी तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर डेल वैल्यू से कंफर्म कर लेंगे स्ट्रक्चर को। 10.9 डेल वैल्यू, 10.9 आप लोगों को याद हो, मैंने याद करवाई 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 10.9 देखो ये रहा
10 to 12 के बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक कंफर्म हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से 10 to 12 है ना। तो 10.9 पर क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, यानी कि एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही मेरा, यहां पे लिख देते हो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसका आ रहा है सिंगलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड मैं यही लिख देती हूँ, इसका आ रहा है सिंगलेट, ठीक है। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन है इसके अंदर, 1 हाइड्रोजन है, और इसके पास में कोई, इसके पास वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई इंटरेक्शन नहीं होगी और क्या आएगा, सिंगलेट आएगा, ठीक है। अगर इस पर 1 हाइड्रोजन होता तो डबलेट आता, इसका 2 हाइड्रोजन होते तो ट्रिपलेट आता, पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो उसका क्या आएगा, सिंगलेट, 1 हाइड्रोजन का आ रहा है सिंगलेट, यानी ये तो मेरा कंफर्म हो गया, ये मेरा कंफर्म हो चुका है। देखिए अब हम लोग को ये कंफर्म करना, 5 हाइड्रोजन है मेरे पास, सॉरी 5 कार्बन है मेरे पास, ठीक है। एक कार्बन तो ये हो गया कंफर्म COOH। अब देखिए एक CH3 है जिसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये 2 CH2 है, 2 CH2 जिनके क्या है, ट्रिपलेट, इस CH2 के पास में 2 हाइड्रोजन है, इस CH2 के पास में 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन बनाओ आप लोग, ये वाला। अब देखो इसका ट्रिपलेट आ रहा है क्या, इसका ट्रिपलेट आ रहा है वैसे, क्योंकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। अब इसका भी ट्रिपलेट ही बता रहा है, 2 हाइड्रोजन वाले का भी ट्रिपलेट, इसका मतलब इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अभी एक कार्बन COOH को तो मैंने लिख दिया, एक कार्बोनाइल ग्रुप और मैंने कंफर्म किया था, यानी कि एक कार्बोनाइल ग्रुप है और एक मेरा क्या है, CH3 के पास मैंने देखा था कोई भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि सिंगलेट आ रहा था, CH3 का क्या आ रहा था, सिंगलेट आ रहा था, मतलब उसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर CH3 के पास में ऑब्वियस कोई हाइड्रोजन नहीं है दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे इसका सिंगलेट आ गया, इसका ट्रिपलेट, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ट्रिपलेट आ गया, इसका इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ट्रिपलेट आ गया, और इसका सिंगलेट आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजीली मुझे क्लियर स्ट्रक्चर डिटरमिन हो गई यहाँ पर। अब आप देखो डेट वैल्यू 10.9 इसकी तो है ही, COOH की 10.9। अब देखो ये वैल्यूज दे रखी है मुझे 2 की रेंज में, कितने की रेंज में दे रखी है, 2 to 5 सॉरी 2 to 5 सॉरी हाँ 2 to 5 की रेंज में, 2.12, 2.6, 2.25, मतलब 2 से बहुत ज्यादा नहीं है, 2 के आसपास है, 2 to 5 की रेंज में। और 2 to 5 कब आती है, 2 से 5 कब आती है, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड होता तो 4 से 5 के बीच में आती, मैंने सिखा रखा है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अगर यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड होता तो 4 से 5 के बीच में आती, पर डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस प्रोटॉन के पास पहले एक कार्बन और है, फिर जाकर के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। बीच में एक कार्बन और आ गया, इसलिए इतनी ज्यादा नहीं आई है, कितनी आई है इसकी, सिंगलेट वाले की 2.12 डेग, 2 से बहुत ज्यादा नहीं है, 2 की रेंज में ही है, ठीक है। बट हल्के से इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि इसके पास में थोड़ा दूरी पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए इसकी भी देखते हैं, ट्रिपलेट वाले कार्बन की, ये ट्रिपलेट वाला कार्बन है इसकी, अब 2 ट्रिपलेट वाले कार्बन है, तो एक की तो 2.6 है, एक की 2.25 है, किसकी 2.6 आएगी और किसकी 2.25 आएगी। देखो यहां पर इसको देखोगे आप लोग, ये वाला इसकी 2.6 आएगी, क्यों ज्यादा आएगी इसकी और इसकी 2.25 आएगी। मैंने ज्यादा क्यों लिखी इसकी, 2.6 क्यों लिखी इसकी, क्योंकि इसके पास में देखो जो भी जुड़ा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होने की वजह से इसकी बढ़ गई, और इसकी थोड़ी सी फैक्टर्स अफेक्टिंग भी मैंने करवा रखा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि फैक्टर्स कौन कौन से, I- आई इफेक्ट क्या काम करता है। अगर आपको नहीं आता तो आपको पहले पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, तब जाके आप स्ट्रक्चर पर आ सकते हो, ठीक है। चलिए इसकी मैंने 2.6 इसलिए लिखी क्योंकि इसके पास में डबल बॉन्ड O तो है ही, साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, -I इफेक्ट लगा रहा है, इसकी थोड़ी कम लिखी। अब आप सोचोगे कि भाई इसके पास में भी तो O है, ये CH2 के पास में एक हो तो ये रहा, एक और ये रहा, लेकिन ये तो बहुत दूर पड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन दूर हो गया इससे, ये वाला ऑक्सीजन इससे थोड़ा दूर हो गया, और ये भी दूर ही है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इसको थोड़ा सा बचाव हो रहा है, ठीक है, इसका बचाव हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि दूरी पर है, ये ऑक्सीजन बहुत दूर है, ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन के बाद है, और ये ऑक्सीजन 1 कार्बन के बाद है, तो इसलिए मैंने इसकी ज्यादा लिखी और इसकी कम लिखी। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर अच्छे समझ आ गई हुई कि देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 108, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही निकालो इसका 108, ठीक है। चलिए क्या निकल के आया, 8 टाइम्स गया 4, ठीक है। तो क्या निकल के आया, यानी कि कार्बन कितने, C8H4, 4 नहीं सॉरी 8 और 4 क्या हो गया, 12 हो गया, C8H12। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर काउंट करते हैं कि हमारे पास H12
5 और 2 6 एंड 1 7, यानी कि मेरे पास 5 और 2 7 एंड 1 8, ठीक है। 8 हाइड्रोजन है मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 8, ठीक है। और यहाँ पे 12 निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इंसर्ट करा देते हैं। पहले मैं ऑक्सीजन इंसर्ट करा के देख रही हूँ। ऑक्सीजन को इंसर्ट कराओ तो CH4 को हटाना पड़ेगा, यहाँ से कितना आ गया C7 आया और H8 आया और हो गया हाइड्रोजन 8 हो गए, यानी कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C7H8O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, क्या क्या चीज निकल गई मेरी C7H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको गिवन है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका DV निकाल सकते हो। DV 7 माइनस 8/2 + 1, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 7 और 1 8, 8 - 4 = 4। और मैंने आपको समझाया था DV जब पढ़ाया था कि DV अगर 4 आता है तो कंफर्म बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। DV अगर कितना आया 4 आता है, इसका मतलब बेंजीन रिंग कंफर्म है, बेंजीन कंफर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए और कंफर्म कर लेते हैं आगे डेटा से जो दिए हुए हैं मैंने। लैम्डा मैक्स 2 to 5 nm के आसपास है, 2 to 5 nm, ठीक है। एप्सिलॉन मैक्स 202 है, ठीक है। तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब चांसेस है कि सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन नहीं होगा, इससे ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या दी है 2 to 5 nm दी है। 2 to 5 देखते हैं, ये तो अबाउट 300 है, ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं, ठीक है। 2 to 5 nm ये दोनों भी, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको ये लगेगा कि एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम है तो सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन नहीं होगा, तो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज और बता दी कि बी बैंड अगर होता है तो एप्सिलॉन वैल्यू लोअर आती है। अगर बी बैंड होता है वहां पर, बेंजीन मैंने कंफर्म कर ही दिया आप लोग को, बेंजीन तो मैंने बता ही दिया, बेंजीन कंफर्म है। अगर बेंजीन है तो वहां पे बी बैंड होगा, और बी बैंड होगा तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और हमारी क्या होगी एप्सिलॉन वैल्यू की वैल्यू है वो लोअर आएगी ही आएगी अगर बी बैंड होगा। तो मुझे लग रहा है जहां तक ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। हम लिख लेते हैं फिर भी साइड में एक बार कि N2 सिग्मा स्टार हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस किसके है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, क्योंकि बी बैंड होगा यहाँ पर, और बी बैंड की एप्सिलॉन वैल्यू क्या होती है कम होती है, ठीक है ना। चलो हमने लिख तो लिया N2 सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, पर हम यहाँ पर टिक कर देते हैं पाई टू पाई स्टार पर, कंफर्म कर लेंगे आगे जो भी है। चलिए यूवी की वैल्यू मैंने देख लिया, IR 3402, 3400 के आसपास किसकी वैल्यू आती है 3400। देखो साफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा था OH स्ट्रेचिंग COOH और ये सारे तो है ही सारी, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ से आपको पता लग गया 3400 के आसपास है, यानी कि OH होगा यहाँ पर। OH स्ट्रेचिंग है, क्या है OH स्ट्रेचिंग के लिए आती है 3400 के आसपास, मींस कंफर्म यहाँ पे एक OH है, और कंफर्म कर लेंगे आगे जाने पर। बाकी OH यहाँ पर है ऐसा लग रहा है इस पीक को देखकर, ये OH की पीक लग रही है, क्लियर। अब एक देखिए 3065 एंड 1419, ये दो पीक्स और दी हुई है। जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी पीक याद हो, आपको अगर पीक का समझ में नहीं भी आ रहा कि किसकी याद नहीं है तो आप NMR पे चले जाइए। ऐसा नहीं कि आप पहले यूवी को देखोगे अच्छे से, फिर IR को देखोगे, फिर NMR पे जाओगे। आप लोग को अगर लगता है कि NMR से हमारा अच्छे से बैठेगा तो आप NMR भी कर सकते हो आप पहले, और अगर आपको लग रहा है IR पहले करेंगे तो IR कर सकते हो। तो अगर आपको ये पीक्स याद नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, NMR पर आ सकते हो, बाद में समझ में आ जाएगी पीक NMR से हम डाटा को देख लेंगे, स्ट्रक्चर को देख लेंगे। बाकी यार 3065 सेंटीमीटर इनवर्स देखिए आप लोग, ये एक ये पीक, एक ये पीक, ये 2-3 पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जब याद होगी तो आराम से आपको समझ में आएगी देखते ही, ठीक है। 3000 के आसपास है, 3000 के आसपास, देखो 3000 के आसपास ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा रही थी वहां पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करवा रही थी कि अगर एरोमेटिक प्रेजेंट होता है, एरोमेटिक रिंग का डबल बॉन्ड होता है, अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो एरोमेटिक रिंग का होगा तो पीक जो है 25 से 30 गिर जाती है, 25 से 30 के बीच में कम हो जाएगी, ठीक है। तो किसके बीच में 3000 से 3150 के बीच में है, और हमारी किस पर आ रही है 3065 के बीच पर आ रही है, तो लगभग ये वाली पीक होगी हमारी, ठीक है। यानी कि किसका है डबल बॉन्ड sp2 कार्बन की CH, ठीक है। यानी कि देखो ये यहाँ पे कार्बन होता है सब जगह, और सब जगह क्या है हाइड्रोजन है ही, ये हाइड्रोजन है और ये सब डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड CH कितनी आ गई मेरी 3065 सेंटीमीटर इनवर्स पर, यानी ये वाली पीक कंफर्म होती जा रही है। बेंजीन हमारी और भी कंफर्म होती जा रही है, डबल बॉन्ड CH sp2 हाइड्राइज की आ गई। एक बच रही है 1499 सेंटीमीटर इनवर्स,
देखिए 1499 सेंटीमीटर इनवर्स, सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग, सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग 1650 की वैसे भी लग रहा है यहाँ पे। आप लोगों को अगर दो पीक नहीं भी आ जाती, कॉमन पीक नहीं है ये, ठीक है, तो अगर आपको नहीं आती है तो आप अगले एनएमआर डाटा पे जा सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये हो। बाकी अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को पीक 1499 सेंटीमीटर इनवर्स, ये सी डबल बॉन्ड सी की है, थोड़ी सी कम हो गई है 1499, 1500 के आसपास आई है, 1500 के आसपास आई है। मैंने कहा था कि अगर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है तो सी डबल बॉन्ड सी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब सारी पीक्स कम हो जाती है एरोमेटिक रिंग की वजह से। तो इसलिए सी डबल बॉन्ड सी है ही मेरे पास, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये सी डबल बॉन्ड सी की पीक है, ठीक है। ये वाली किसकी पीक है? सी डबल बॉन्ड सी की। ये किसकी पीक है? डबल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग की, और ये OH की। मुझे तो मेन काम यहीं से था, यहीं से मेरा आइडिया लग गया OH है, बाकी इन दोनों को इतना खास मैटर नहीं है अगर नहीं आती तो, ठीक है। अब हम जाते हैं एनएमआर पे। एनएमआर में आप देख रहे हो 3 टाइप्स के सिग्नल आ रहे हैं, सॉरी 3 सिग्नल आ रहे हैं, 1 2 3 सिग्नल है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है वहां पर। कितने टाइप के प्रोटॉन है? 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है। एक टाइप का प्रोटॉन तो मुझे पता ही चल गया OH है, एक टाइप का प्रोटॉन मुझे पता चल गया बेंजीन है, 2 तो पता ही चल गया मुझे, ठीक है। और आपके C7H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये वाली पीक 7.26 ppm 100% बेंजीन कंफर्म से भी कंफर्म हो गई, क्योंकि देखो 7 to 8 किसकी होती है? बेंजीन की। 7 to 8 किसकी है? बेंजीन की। तो मेरी 101 क्या 110% कंफर्म हो गया कि बेंजीन है ये। 7 to 8 की ppm के बीच में 5 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। और कितनी है? एक सिंगलेट मिला है मेरे को, एक सिंगलेट मिला है 5 हाइड्रोजन का, ठीक है। 7.26 ये तो कंफर्म हो गया। अब बाकी आती है 2 की बारी। एक पर 2 हाइड्रोजन है और एक पर 1 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन वाला तो मुझे पता चल गया OH है, तो ये तो OH है ये एक हाइड्रोजन वाला तो, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, एक पर 1 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 क्या होगा? लगा के देख लेते हैं फिर और कंफर्म कर लेंगे इसको। CH2OH, ये CH2 और ये OH, ठीक है। इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन इनसे इंटरेक्शन नहीं होगी, मैंने समझा रखा है। इथेनॉल एल्कोहल का मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कोहल इथेनॉल का करके बना रखा है इसे। यहाँ पर इससे कोई इंटरेक्शन होगी नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल फॉर्म में है, ठीक है। जब भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट हम कॉमर्शियल फॉर्म मानते हैं। इथेनॉल का स्पेक्ट्रम मैंने अलग से बना रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि 2 टाइप से इसका स्पेक्ट्रम बनता है। एक बार तो सिंगलेट आती है और एक बार ट्रिपलेट आती है इसकी। तो हमें जब भी कुछ दिया हुआ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम उसको कॉमर्शियल फॉर्म मानते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो जाके देख सकते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल, वहां पे OH का मैंने समझा रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसकी क्या है? सिंगलेट आ गई, 1 हाइड्रोजन की, कितने के बीच में? 3.1 है ना। और इसकी 4.6 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4.6 होगी। और कितना आ रहा है इसका? सिंगलेट। ऑब्वियसली सिंगलेट आएगा, क्योंकि इससे कोई इंटरेक्शन होनी नहीं है इसकी, क्योंकि कौन से फॉर्म में? बाय डिफॉल्ट कॉमर्शियल फॉर्म में मानते हैं हम लोग। और इधर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका भी सिंगलेट आएगा और इसका भी सिंगलेट आएगा, ठीक है। तो ये सबका सिंगलेट है। तो आप लोगों को क्या समझना है कि इस यहाँ से क्या है? हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। एक बार ये डाटा जो कंफर्म कर लेते हैं। 3.1 OH का देखो, OH का मैंने यहाँ लिख रखा है 1 से 5 के बीच में आता है, कहाँ लिख रखा? ये रहा। एल्कोहल का 1 से 5 के बीच में आता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो 1 या 2 के आसपास आएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 4 या 5 के आसपास आएगा। तो ऑब्वियसली कॉमर्शियल फॉर्म है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी, क्योंकि कॉमर्शियल फॉर्म में हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं? एज अ एक्वस, मतलब सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं? एक्वस लेते हैं। वाटर को सॉल्वेंट लेते हुए हम उसमें अल्कोहल मिक्स करते हैं, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां वाटर के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसकी पीक बढ़ गई, 3.1 के आसपास आ गई। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो 1 के आसपास आती, ठीक है। उसकी 4.6 ppm है। 4.6 कब आती है? किसकी रेंज में है? 2 to 5 की रेंज में। 2 to 5 कब आता है? जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है। तो इसकी 4.6 हो गई, पीक 2 to 5 की रेंज में आई है। और इसकी तो आप जानते हो 7.5 के बीच में 7 to 8, ठीक है। तो यहां से हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया कि ये कौन सी है? बेंजाइल अल्कोहल है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई स्पेशली आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछना हो, उसका वीडियो बनवाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट की जगह आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली लिखे मैंने, तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की नीड नहीं है। डायरेक्टली मैं डीवी निकाल सकती हूँ। इसका डीवी कितना आ गया? 4 कार्बन है, 4 - 8/2 + 1, ठीक है। कितना आ गया?
1, यानी कि इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड है। यहां से मैं साइड में लिख लेती हूँ कि यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है इसके। देखिए अब आप लोग को एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 17 और लैम्डा मैक्स की वैल्यू दे रखी है 295। ठीक है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन तो हो नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि बेंजीन के लिए बेंजीन में बी बॉन्ड होता तो एप्सिलॉन मैक्स का मतलब बेंजीन के लिए 6 कार्बन होना जरूरी है। तो वैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पर पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं है। अब देखते हैं 295 किसकी रेंज में आ रहा है। देखिए इसकी रेंज में भी आ रहा है, पाई टू पाई स्टार होगा नहीं एप्सिलॉन मैक्स का में। ठीक है, ये कम पड़ गया है अबव 300, इस रेंज में आ रहा है n2 पाई स्टार, मतलब ट्रांजिशन कौन सा होगा यहाँ पर? n2 पाई स्टार ट्रांजिशन। दो चीजें क्लियर हो गई, एक पाई बॉन्ड है, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड है तो n2 पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब n2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, तभी तो n2 पाई स्टार हो रहा है, तो कंफर्म हो गया, मतलब पाई बॉन्ड है। दो चीजें मेरी मिल गई, एक तो पाई बॉन्ड आ गया मेरा और दूसरा मेरा n2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। अब आईआर की पिक देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1700 दिखे, जहां कहीं पर 1700 दिख जाए आईआर में, 1700 देगा ही देगा वो, जहां तक मेरा आइडिया 1700 देता ही है। 1715 सेंटीमीटर इनवर्स यानी कीटोन होगा। कीटोन इस रेंज में लाई कर रहा है 1715, यानी कि यहाँ पर कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड होगा। और भी मेरा कंफर्म हो गया, ये पाई बॉन्ड है ही मेरा। ठीक है, n2 पाई स्टार ट्रांजिशन कह रहा है वो, इसका मतलब ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन लोन पेयर होते हैं, तो ये n इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n2 पाई स्टार ट्रांजिशन CO हमारा कंफर्म हो गया, और भी ज्यादा कंफर्म हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2800 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी आती है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की। ठीक है, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 2800, यानी कि CH3 है, एक CH3 है, ऐसा लग रहा है। यहां से देखते हुए कंफर्म हो जाएगा आगे। 2800 के आसपास आ रही है, इसका मतलब CH3 है। और एक आ रही है 1460। याद रखना है, इस चीज को याद रखना है स्पेशली, अगर 1460 दी हुई है आपको, 1460 सेंटीमीटर इनवर्स बेंडिंग की है, बेंडिंग पीक है, अगर दी हुई है आपको तो वो CH2 की CH बेंडिंग है, यानी यहाँ पे CH2 है। ठीक है, और कंफर्म हो जाएगा, एक CH2 दिख रहा है यहाँ पर, CH बेंडिंग पीक दी हुई है 1460 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि CH2 की होती है। CH2 में CH बेंडिंग जो होता है उसकी, CH3 की नहीं, स्पेशली CH2 के लिए CH बेंडिंग 1460 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से ऐसा लग रहा है 1460 दी हुई है कि CH बेंडिंग है, इसका मतलब CH2 होगा वहां पर। ठीक है, तो CH3 भी लिख दिया मैंने, CH2 लिख दिया, और कंफर्म कर लेंगे आगे आने पर। ये तीनों पिक्स मेरी कंफर्म हो गई। NMR देखो, अब यहां पर देखो NMR 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट दे रखा है, 2 हाइड्रोजन है कार्बन पे, उसका क्या दे रखा है? क्वार्टेट, यानी कि इसके पास में 3 हाइड्रोजन होंगे, तभी तो क्वार्टेट आया है। ठीक है, और एक हमें दे रखा है 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, यानी कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 हाइड्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। एक दे रखा है 3 हाइड्रोजन का ही ट्रिपलेट दे रखा है। ट्रिपलेट कब आएगा? जब इसके पास में 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह से मेरे टोटल हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने मेरे पास? 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 1 2 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, और एक कार्बन आयन का हो गया 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। एक तो मुझे क्वार्टेट मिला है ना 2 हाइड्रोजन का, एक मुझे 3 हाइड्रोजन के पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसको लिख दो, 3 हाइड्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख दो यहाँ पे। एक मुझे 3 हाइड्रोजन के पास में क्या मिला कि CH2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे CH2 है और एक CH3, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि CH3 के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अभी यहाँ पे सिंगलेट आ रहा है इसका। एक मुझे क्या बताया उसने कि CH3 है, उसका ट्रिपलेट आ रहा है, CH3 का ट्रिपलेट आ रहा है, देखो ट्रिपलेट आ रहा है, CH3 के पास में CH2 है तो उसका ट्रिपलेट आ रहा है। एक मुझे उसने बताया कि CH2 का क्वार्टेट आ रहा है, तो CH2 के पास में क्या होगा? CH3 होगा, CH2 के पास में CH3 है, इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए CH2 के, क्योंकि इधर अगर मान लो हाइड्रोजन है, CH है मान लो बाई चांस, तो क्या होगा? 3 तो ये रहे और ये रहे 4 + 1 क्या हो जाएगा? क्विंटेट, जबकि क्या आ रहा है इसका? क्वार्टेट आ रहा है, यानी कि इसके पड़ोस में इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, केवल इधर ही 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ऑब्वियस है इधर इसका सिग्नेट आ रहा है, इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये होगा इसके पास में, ये देखो इसका हो गया सिग्नेट, इसका क्वार्टेट हो गया इधर से, इसका ट्रिपलेट हो गया,
इधर से इसकी इधर से कोई स्प्लिटिंग नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी भी कोई स्प्लिटिंग नहीं, क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये मेरा निकल के आ रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो गिवन था उससे स्ट्रक्चर निकल के आया। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं क्या है। डेल वैल्यू 1.07 है ट्रिपलेट वाली की, मतलब जिस पर 3 हाइड्रोजन है उसकी 1.07 है, और जिसका सिंगलेट है जिस पर 3 हाइड्रोजन है उसकी 2.12, यानी इसकी 2.12 इसका सिंगलेट है। 3 हाइड्रोजन वाले की 1.07 है, इसकी 1.07, और CH2 वाले की कितनी आई है, 2 हाइड्रोजन वाले की 2.48। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर इसकी सिंगलेट है 2 से थोड़ी ऊपर है, 2 to 5 के रेंज में लाई कर रही है, 2 to 5, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, पर थोड़ा दूर है, इस वजह से बहुत ज्यादा हाई नहीं गई, थोड़ा दूर होने की वजह से 2.12 रह गई। अब इसकी 2.48 है क्योंकि इसके पास में एक तो ये आ गया CO पास, CO तो इसके भी पास में था, बट यहां पर से एक और कार्बन अटैच है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं पहले ही, इस तरह से है, हाइड्रोजन है और यहां पे कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं और इस कार्बन की बात करूं, किसकी डेल ज्यादा है, तो इसकी डेल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में कार्बन है, ठीक है, इसके पास में कार्बन है, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर, लेकिन इधर हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इस वजह से इसकी डेल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी डेल वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसके पास में कार्बन है, क्योंकि इसके पास में कुछ भी नहीं था, और इसकी तो सबसे कम आएगी 1.07, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर रह गया, तो ये 0.5 to 2 की रेंज में लाई करेगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्योंकि बहुत दूर हो गया। अब माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, दूरी पर निर्भर करता है, तो ज्यादा दूर है तो कम लगेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए आप लोगों को ये दिया हुआ है, यहाँ पर ना तो आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना कोई मॉलिक्यूलर वेट है। देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है कि लाइट येलो कलर्ड कंपाउंड है जिसकी जो वीक एसिडिक है, कैसा है, वीक एसिडिक है, यूवी वैल्यूज दी हुई है, IR दी हुई है, IR में लिखा हुआ है कि ऑन डाइल्यूशन, इसके लिए बोला हुआ है 30,460 के लिए बोला हुआ है कि ऑन डाइल्यूशन पोजीशन ऑफ वीक विल नॉट चेंज, कि अगर इसका डाइल्यूशन करेंगे तो पीक की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, और NMR की वैल्यूज दी हुई है। आप ऐसी पोजीशन में क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो येलो दे दिया, बहुत ही इजी दिया उसे, येलो दे दिया, इसका मतलब येलो कलर, इसका मतलब क्या होता है, एक उसने देखो यहाँ पे दिया हुआ 7.41, 7 to 8 के बीच में बेंजीन आती है, देखो 7 to 8 के बीच में कौन आता है, बेंजीन आती है, यानी एक बेंजीन है, ठीक है, एक तो बेंजीन है ही, ठीक है, 7 to 8 के बीच में बेंजीन है, एक बेंजीन है मेरे पास, और यह लाइट येलो, और आपको पता है नाइट्रोबेंजीन येलो कलर का होता है, हम लोग लैब में प्रैक्टिकल वगैरह भी करते हैं, तो आप लोगों को पता हो नाइट्रोबेंजीन येलो कलर का होता है, और उसने कहा है वीक एसिडिक, वीक एसिडिक मतलब वीक एसिडिक तो है लेकिन वीक है, ठीक है। देखेंगे आगे क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो आप लोग देखिए कहां से स्टार्ट करते, यूवी से स्टार्ट करते, 280 nm, यहां से मेरा 7 to 8 देख लिया मैंने, तो मैं बेंजीन को कंफर्म कर ही देखूं यहाँ पे कि बेंजीन तो कंफर्म है ही मेरी यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन मैंने कंफर्म कर दिया। चलिए अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ से 280 nm पर एक पीक आ रही है मेरी यूवी में 280 से 300 के बीच रेंज में आ रही है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, और मैंने बेंजीन कह ही दिया पहले, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिख ही रहा है मुझे, और उसकी जो लैम्डा मैक्स की एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू आई है 6600, यानी कि बी बैंड है यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बी बैंड है बट एक प्रॉब्लम है कि बी बैंड की जो एप्सिलॉन मैक्स होती है वो कम होती है, लेकिन एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा भी नहीं है तो उतनी कम भी नहीं है, मतलब मीडियम है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज को अच्छे से समझ जाना कि अगर बी बैंड के अंदर, ठीक है, बी बैंड के अंदर कोई कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, कोई कॉन्जुगेशन में कोई लोन पेयर है, या कॉन्जुगेशन के अंदर कोई डबल बॉन्ड है, तो वो जो वहां पे कौन सा हाइपर क्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, और थोड़ी सी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैसे तो 40-50 के रेंज में आती है बी बैंड की, होता तो सिंपली, बट यहाँ पे 6600 की रेंज में आई है, इसका मतलब अब कौन सा शिफ्ट हुआ है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट हुआ है। बेंजीन मैंने कंफर्म कर ही दिया, तो बी बैंड तो होना ही होना है, लेकिन 6600 की वजह से क्या है, हम क्या आइडिया लगाएंगे दिमाग में कि मेरा क्या है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन के अंदर प्रेजेंट है, या तो लोन पेयर है या डबल बॉन्ड है। इतना मुझे पता चल गया कि कॉन्जुगेशन है यहाँ पर
या तो कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड का है या फिर लोन पेयर का। ये मुझे पता नहीं किसका है, लेकिन बस मुझे इतना पता चल गया कि कॉन्जुगेशन है या तो डबल बॉन्ड का या लोन पेयर का बेंजीन के साथ। ठीक है, चलिए ये मेरी कंफर्म होगी। IR 3460 और मैंने कहा दिया आप लोगों को पहले ही OH स्ट्रेचिंग 3400 टू 3650। ठीक है, यानी कि मेरा OH कंफर्म है। क्या है? OH कंफर्म है। क्या कह दिया उसने? 3460 बोला है, इसका मतलब मेरा OH क्या है? कंफर्म है। यहाँ पर OH कंफर्म है। ठीक है, उसने ये भी बोल दिया मुझे कि ऑन डाइल्यूशन पोजीशन ऑफ पीक विल नॉट चेंज, यानी कि जब इसका डाइल्यूशन करेंगे तो पीक की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, इसी पर ही रहेगी। इसका मतलब मैंने आपको जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी तो वहां पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ाया था और मैंने कहा था कि अगर डाइल्यूशन करने पर पीक की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वहां पे इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा। कौन सा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा। कौन सा? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए एक पीक आ रही है, चलो इसको बाद में देखते हैं। 740 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रही है। 740 सेंटीमीटर देख ही लेते हैं। चलो 740 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और देखो मेटा और ऑर्थो, ऑर्थो और मेटा। ऑर्थो की पीक 700 से 750 के बीच में आती है, मेटा की 750 से 750 और 750 से 800 के बीच में आती है। लेकिन मेटा में 2 पीक आती है और ऑर्थो में 1 पीक आती है। आप लोगों को पीक से पता नहीं चलेगा, दोनों ही 700, 750, 800 की रेंज में आती है, ऑर्थो की भी मेटा की भी। लेकिन मेटा की 2 पीक आती है और ऑर्थो की 1 पीक आती है, तो वहां से आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि 2 पीक दी हुई है तो मतलब मेटा है और 1 पीक दी हुई है तो मतलब ऑर्थो। 1 पीक है इसका मतलब मेरा क्या है? यहाँ पर ऑर्थो है, कुछ ना कुछ ऑर्थो बन रहा है मेरा। और थोड़ा सा मुझे आइडिया लगी, ये लाइट येलो कलर है, इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन मेरी हो सकती है। बेंजीन तो कंफर्म है ही, ऑर्थो पर होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये चीजें मुझे कंफर्म हो गई। यहाँ से अब NMR पे चलते हैं। NMR में कितने सिग्नल है? 2 सिग्नल है। 2 सिग्नल मतलब 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 टाइप्स ऑफ H, 2 टाइप्स ऑफ H। ये मुझे कंफर्म हो गया। अब देखिए एक तो बेंजीन है ही 7.4, अब देखो 4H है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए इससे। 4 हाइड्रोजन का मतलब 5 हाइड्रोजन होती है तो 1 सब्स्टिट्यूएंट निकला होगा, और 4 हाइड्रोजन है मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए इससे। और मैंने ये ऑर्थो पर 2 सब्स्टिट्यूएंट निकाले। क्यों निकाले हैं? क्योंकि मुझे पता चल गया कि ऑर्थो है। 740 से पता चल गया कि ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो बना दिया मैंने, ऑर्थो बना दिया। अब क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लेट तो मुझे पता चल गया 7 इसका है, 4 हाइड्रोजन। अब बस एक चीज करनी है मुझे, 2 के आसपास आ रहा है एक सिंगलेट, एक हाइड्रोजन का, और OH मुझे कंफर्म हो ही गया था पीक से 3460 है ना, तो OH। और मैंने कहा था 1 से 5 के बीच में आती है। कितने के बीच में आती है? 1 से 5 के बीच में। अगर इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती तो 4 से 5 के बीच में आती, और इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है तो 1, 2 या 3 के बीच में आएगी। यहाँ पर ऑब्वियस है इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, क्योंकि उसने ये भी बोल दिया कि अगर डाइल्यूशन करेंगे तो पीक की पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है और इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है तो पीक मेरी 1 या 2 के आसपास आती है। ठीक है, तो पीक 2 पर आई है। इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे। OH मतलब किसी के साथ ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर रहा है। इतना मुझे समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 पीक और हुई है 15, 30, 13, 60। ठीक है, 15, 30, 13, 60 2 पीक, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। 15, 30, 13, 60 2 बार पीक आती है 15, 30, 13, 60 पर। ठीक है, तो आप लोगों को देखो नाइट्रो कंपाउंड होता है 15, 30, 13, 60 पर नाइट्रो है, यानी कि कंफर्म हो गया। नाइट्रो में लाइट येलो कलर से सोच रही थी कि नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, तो नाइट्रो ग्रुप मेरा कंफर्म हो गया। वो भी किसकी कौन सी पोजीशन पर होगा? ऑर्थो पर होगा। किस पर होगा? ऑर्थो पर होगा, क्योंकि ऑर्थो मेरा 740 से मेरा ऑर्थो बन गया था। 15, 30, 13, 60 दिया उसने, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ये क्लियर हो गई बात? चलिए मैं अब आपको एक देती हूँ करने के लिए। आप लोग मुझे उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाएंगे। दिखाना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C8H8, वहां से आप DV निकाल लेना पहले। ठीक है, UV की वैल्यूज दी हुई है, IR की वैल्यू दी हुई है ये दोनों, और ये NMR की वैल्यूज है। 5 हाइड्रोजन तो समझ में आ रहा होगा, बेंजीन DV से और कंफर्म हो जाएगा। बेंजीन अगर 4 वैल्यू आती है DV की तो, और 2 हाइड्रोजन है, इनका डबलेट दिया हुआ है 3 के आसपास डबलेट है इनका, और एक हाइड्रोजन है जिसका 9.42 है। ठीक है, तो 9 स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बताइए लर्न करने की इन वैल्यूज को। तो 9 के आसपास किसका है? 8 to 10 9 के आसपास किसका है? एल्डिहाइड। मतलब यहाँ से थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है एल्डिहाइड, बेंजीन, ये सब चीजें
तो आप लोग करके देखना है इसको, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।